अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का हर साल ही पूछ दिया जाता है। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम आपको बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ गिने चुने ही डायग्राम लेकर आ चुका हूं, केवल इनको तैयार कर लोगे तो आपका यहाँ पर 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इधर एक डायग्राम है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर देखिए, और उसके बाद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, जो कि हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इनको मिस कर देते हो तो समझिए कि आप बहुत सारी चीज़ें आप खो दोगे विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान का एक न्यू डायग्राम ही होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है भाई, किडनी होता है, और किडनी में क्या पाया जाता है भाई, नेफ्रॉन पाया जाता है। तो किडनी का ही हमें बताना है उत्सर्जन तंत्र का चित्र, किडनी का ही हमें डायग्राम बनाना है, ठीक। तो देखिए किडनी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका महाशिरा हो जाता है, और उसी के साइड में आपका महाधमनी भी होता है। महाधमनी और महाशिरा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक महाधमनी होता है, सीधा तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये महाशिरा सबसे मोटा टाइप में होता है, और महाधमनी हमेशा मोटी मोटी होती है, और आपके शरीर के सबसे मतलब गाढ़े जगह पर होती है, मतलब नीचे की तरफ होती है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये सीधा है, लेकिन अंदर जब धंसी हुई होती है वो होती है आपकी धमनी, ठीक। देखिए अब ये आपका वृक्क हो गया इस प्रकार से जो आकृति है, और यहाँ पर ये धंसा हुआ पार्ट हो गया तो इसको हाइलम बोलते हैं, और ये जो आपका आया है नली इसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ये मूत्राशय हो गया और ये मूत्रमार्ग, ठीक। अब देखिए किडनी होता है क्या है भाई, तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, जो गहरे भूरे लाल रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और उसका भार 150 से 170 ग्राम होता है। कुछ नहीं कहना है, बता देना है कि एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होती है, इसका वजन 150 से 160 ग्राम होती है, 70 ग्राम तक होता है। अब देखिए मूत्रवाहिनी क्या होती है भाई, उसी चीज को, जो चीज लिखा है डायग्राम में उसी चीज को डिफाइन कर देना है। तो ये एक जोड़ा पतला नली जैसी संरचना होती है, जिसे वृक्क या मूत्राशय के बीच पाया जाता है। जो वृक्क या मूत्राशय के बीच पाया जाता है, इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ पर मूत्रवाहिनी जैसे मैंने दिखाया था, 2 यहाँ पर नली थी, उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर मूत्राशय क्या होता है, तो यह एक थैली जैसी संरचना होती है, जहाँ कुछ समय तक मूत्र और अन्य पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें 98% जल और 2% यूरिया होता है आपके मूत्र में। अब देखिए मूत्र मार्ग क्या होता है, तो इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, आप तो जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाने के लिए। समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी डायग्राम है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपको नेफ्रॉन का फिगर बनाना है। यहाँ पर संग्राहक नली, ये अवरोही चाप, ये आरोही चाप, ये कुंडली जैसी है तो कुंडलित नलिका हो जाएगी, और ये वोमन संपुट हो जाएगा। और ये न भी लिखो तो भी चलेगा, केवल ये लिख देना ग्लूमेरुलस। इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करना। देखिए उत्तर में लिखेंगे नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानने तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला वोमन संपुट, यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है, जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी की बात कर रही है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर इसी का बात यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए हेनले का चाप, यह पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति यू जैसी होती है, और इसका निर्माण अवरोही तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। इसी को हेनले का चाप बोला जाता है, देख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए संग्राहक नली, तो यह विशेष प्रकार की नली होती है, और जहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं, और इसके बाद संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। उसके बाद वृक्काणु के कार्य यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी आपको याद करना होगा। देख लीजिए वैसे कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, और उसकी संरचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से इस प्रकार से, हाँ देखिए पुष्प का संरचना सेम इसी प्रकार से ऐसे हार्ट एक बना देना है, और उसी के अंदर इस प्रकार से पुष्प बना देना है। इसका जो बाहर का पार्ट होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये जो आपका कोष जैसा दिख रहा है इसको पराकोष बोलते हैं, और ये इस प्रकार से जो गया है बीच वाला, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसको वर्तिका बोलते हैं, और इसको पुंकेसर बोलते हैं, और इसको दलपुंज बोलते हैं, जो पत्ती जैसी पंखुड़ी निकली होती है, और इसको अंडाशय बोलते हैं। और ये बाह्य दल हो गया, और ये पुष्पासन जिस पर पुष्प बैठा रहता है। अब देखिए यह पुष्प का
सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। कौन सा भाग? तो वर्तिकाग्र, जो कगार वाला भाग होता है उसी को वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिका एक वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जहाँ परागनली विकसित होती है। परागकोश या पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ परागकण पाए जाते हैं। पुंकेसर क्या होता है? यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग होता है जहाँ परागकण उत्पन्न होते हैं भाई, जैसे आपका ह्यूमन में होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। देखिए यहाँ पर अंडाशय की स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। अब देखिए बाह्य दल क्या होता है? पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के अंकुड़ी पाए जाते हैं। अब उसके बाद पुष्पासन क्या होता है? तो इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थिर हो जाते हैं, इस पर पुष्प बैठा रहता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर भाई अगला काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर मुख गुहा, यहाँ पर ग्रसिका, यहाँ पर अमाशय, यहाँ पर देख लीजिए यकृत, यहाँ पर देखेंगे तो छोटी आंत, यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी आंत, और ये आपका गुदा द्वार। तो इसको परिभाषित कर दीजिए कि मुख गुहा का किसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है और इसमें उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा सहित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। ग्रसिका एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन अमाशय तक पहुँचता है। अमाशय एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। इसके अतिरिक्त यह सतह पर उपस्थित जठररस यानी KCl द्वारा भोजन का पाचन होता है। अब देखो यहाँ पर यकृत क्या होता है? तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें पित्त रस का स्राव होता है। भोजन में पाचन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत भोजन का पाचन करता है। इससे क्या होता है? क्षार निकलता है जो अम्लीयता को कम कर देता है भोजन में, क्योंकि होता क्या है कि बड़ी आंत जो होती है क्षारीय माध्यम में नहीं सक्रिय होती है, तो इसी अम्लीय माध्यम में नहीं सक्रिय होती है, तो ये क्षारीय बना देता है। थोड़ा सा तीत में पेन है इसीलिए थोड़ा सा आप हैंडल कर लीजिएगा। छोटी आंत क्या होता है? तो यह पतला लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। बड़ी आंत, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वार क्या होता है? इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकलता है। तो ये आपके डायग्राम मैंने बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।